इनकम टैक्स लास्ट क्लास जो बताए थे तो सिर्फ एक टैक्स के बारे में जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि टैक्स होता क्या है। टैक्स होता क्या है एक हल्का सा इंट्रोडक्शन था। टैक्सेशन की दुनिया क्या है। आज चलो बात करेंगे स्पेसिफिक एक टैक्स को लेके जो पूरा आपका पोर्शन का सिलेबस ही है, दैट इज इनकम टैक्स। तो एक तरह से जो पहला चैप्टर है आपका बेसिक्स एंड डेफिनेशन, बेसिक एंड डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशंस के ऊपर वो टैक्स का फर्स्ट क्लास। तो सबसे पहले लास्ट क्लास जो फिर से बात किए थे थोड़ा सा बात कर लें। आप जो टैक्स पढ़ने वाले हो वो भी एक लॉ है और जैसे आज तक लॉ पढ़ते आए हो वही है, बस ज्यादातर अभी तक जितने भी लॉ पढ़े थे सब थ्योरेटिकल थे। इसका थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। लिखा तो थ्योरेटिकल ही है, बस एप्लीकेशन इसमें थोड़ा सा क्या है प्रैक्टिकल लाइफ की कहानी है। तो टैक्स ऐसे तो बहुत सारा है, लेकिन फिलहाल जो टैक्स आप पढ़ रहे हो नाम उस लॉ का नाम क्या है? इनकम टैक्स 1961। अब इनकम टैक्स 1961 उस लॉ का नाम है। अब कभी कभी आपके दिमाग में भी ये ख्याल आता है या फिर थोड़ा बहुत सोचते भी हो कि मुझे इनकम टैक्स के बारे में सब कुछ जानना है। क्यों? रियल लाइफ में उसमें काम भी करना चाहते हो। अब रियल लाइफ में उसमें काम करना चाहते हो या उससे अपनी रोजी रोटी चलाना चाहते हो, तो फिर बात आती है कि उससे जानने के लिए तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? तो एज यूजुअल यदि हम इसे बात करें तो जो पहली हेडिंग देख रहे हो फर्स्ट चैप्टर में, सीधे सीधे उसी पे चले आए। सोर्सेस ऑफ व्हाट? इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। आखिर इनकम टैक्स लॉ का सोर्स क्या है? तो यदि आपको इनकम टैक्स जानना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले पढ़ना पड़ रहा मेन एक्ट, और उसी एक्ट का नाम है क्या? इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो पहला सोर्स ऑफ लॉ क्या रहा? द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में जानने के लिए। इसके बाद चलो ये तो मेन एक्ट जो पार्लियामेंट से पास हो रहा है। इसके बाद यदि बात करें तो सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने से ही नहीं चलेगा। जैसे कंपनी एक्ट में था कि कंपनी एक्ट तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन उस कंपनी एक्ट में बहुत सारे रूल्स भी तो हैं, उसे भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स एक्ट यहां समझ में आया कि पूरे सेक्शंस एंड प्रोविजंस है, लेकिन इनकम टैक्स तो मैं साल का एक मान लो इनकम टैक्स का डिटेल गवर्नमेंट को देना है। अब डिटेल गवर्नमेंट को देना है तो उसका एक फॉर्मेट तो होगा ना कि कौन से फॉर्मेट में देना होगा। तो किसी भी डॉक्यूमेंट का यदि फॉर्मेट पार्लियामेंट बैठ के नहीं बनाती है। पार्लियामेंट ने ये पावर अपने एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यानी किसे दे दिया? सीबीडीटी। किसे दे दिया? सीबीडीटी। तो लास्ट क्लास देखा है सीबीडीटी का पूरा नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये अथॉरिटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को दे दिया।
और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस उस इनकम टैक्स से रिलेटेड छोटी छोटी बातें जो उस एक्ट के दायरे के अंदर है वो सीबीडीटी उस पे एक रूल बनाती है, और वो रूल फर्स्ट टाइम ही बन चुका था इनकम टैक्स रूल 1962। ध्यान दें, एक्ट ऐसे तो फ्रेम कौन किया, एक्ट फ्रेम कौन किया था, पार्लियामेंट, बट रूल फ्रेम कौन किया, सीबीडीटी। रूल को फ्रेम किसने किया, सीबीडीटी ने। और ये रूल लॉ के ईयर से अलग है, ध्यान है। ऐसे भी एक्ट एप्लीकेबल कब से हुआ था, 1/4/1962। एक्ट बन तो गया था लेकिन एप्लीकेबल हुआ था कब से, 1/4/1962 से। तो यदि तुम्हें इनकम टैक्स के बारे में जानना है, क्योंकि कोई हम तुम्हें कुछ बताए, फिर बात होती है हम होते कौन है बताने वाले, हम भी तो कहीं से पढ़ेंगे, हम गलत भी बता सकते हैं, वो सही है नहीं है, तो क्या पढ़ना पड़ेगा उसे जानने के लिए, वो सचमुच में वही लिखा गया है, तो फिर आपको जाना कहाँ पड़ेगा, उनके ऑफिशियल सोर्स पे, कहाँ जाना पड़ेगा, ऑफिशियल सोर्स पे। और इनकम टैक्स का जो अपने मन का तो कहानी नहीं है ना किसी ऑथर का, ये तो सिर्फ ऑफिशियल सरकारी सारे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स हैं। तो पहला, फिर वो दूसरा, ओके। तीसरा, इनकम टैक्स लॉ एक ऐसा ही लॉ है कि एक और लॉ का सहारा लेता है, एक और लॉ का सहारा लेता है, और हर एक साल इस लॉ की सबसे बड़ी खूबी है कि हर एक साल बदलता है, प्रत्येक साल ये बदल जाता है, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आ ही जाते हैं। और जो कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, इसके लिए एवरी ईयर इनकम टैक्स लॉ में तो चेंज हुआ ही हुआ, बट इनकम टैक्स रिलेटेड कुछ मैटर जो है उसका जिक्र होता है एनुअल फाइनेंस एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट, जो एवरी ईयर बजट के नाम से सरकार पार्लियामेंट में क्या करती है, पेश करती है। सुनते हो कि आज बजट पेश होने वाला है, इनकम टैक्स या इनकम टैक्स के बारे में बहुत कुछ बोला गया है। तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट में जिक्र है, क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीका रखने के लिए उसे अलग कर दिया गया, नहीं तो फिर बहुत कुछ इसमें बार बार बदलना पड़ता। जबकि वो जो इनकम टैक्स का रेट है, इनकम टैक्स क्या रेट से लगेगा, उसका जिक्र इनकम टैक्स एक्ट में है ही नहीं। उसका जिक्र यदि है तो कहाँ है, बजट वाले द एनुअल फाइनेंस एक्ट में। हर एक साल का एक एक्ट बन जाता है। जैसे इस बार 2020 के लिए जो बजट बना वो होगा फाइनेंस एक्ट 2020, और वो बजट का पार्ट है। तो यदि तुम्हें इनकम टैक्स के बारे में और कुछ जिक्र यदि है तो वो कहाँ पे है, एनुअल फाइनेंस एक्ट में, यानी वहां पढ़ो। फिर इसके बाद ये सब तो चलो बहुत कुछ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट रहे, जो कि एक फॉर्मल एक प्रोसेस का पार्ट, लेकिन काम को चलाने की सुविधा के लिए बार बार कुछ चेंजेस करना पड़ता है, और हर एक चीज लॉ में लिखा नहीं जा सकता। तो जो सीबीडीटी यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो समय समय पे इशू करती है सर्कुलर, और समय समय पे इशू होता है नोटिफिकेशन, और इशूड बाय कौन, सीबीडीटी। यानी इनकम टैक्स के एम्प्लॉय को भी कभी कभी कंफ्यूजन कि सर यहाँ क्या कह रहे हैं, तो सीबीडीटी वहां क्या करती है, सर्कुलर इशू कर देती है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो हाँ, वो सर्कुलर उन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पे बाइंडिंग है, हम लोगों पे नहीं, टैक्स पेयर पे नहीं, क्योंकि वो डिपार्टमेंटल एक सुविधा के लिए उन लोगों ने अपना क्या किया, सर्कुलर और नोटिफिकेशन इशू किया। तो ये जानना या ये पढ़ना पड़ेगा। एंड फाइनली
केस लॉ, डिसीजंस, बहुत कुछ ऐसे फैसले हैं, जैसे कि लॉ पढ़ते हो तो केस लॉ निकल के आते हैं, तो बहुत सारे केस लॉ के फैसले हैं जो कि हम लोगों को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है उस इनकम टैक्स रिलेटेड मैटर से। तो जो हेडिंग देख रहे थे, सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन व्हाट इंडिया, सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया, और ये सारे के सारे हमेशा चेंज होते हैं। तो कहानी वही है कि पुराना नहीं पढ़ना है, व्हाट अपडेटेड, अपडेटेड बात करेंगे उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए, क्योंकि हर एक ईयर के लिए वो अलग अलग भी होता है। तो जिस ईयर का आप देख रहे हो उस ईयर से रिलेटेड जो अपडेटेड पार्ट है इनकम टैक्स, सारा का सारा। तो मैं या और कोई भी कुछ बता रहा है तो अपने मन से कुछ भी हम लोग नहीं बता रहे, यहां से पढ़े और अब आपको बता रहे हैं, और आपको खुद जानना है तो खुद उठा करके एक एक करके पढ़ लीजिए धीरे धीरे, क्या करना है नहीं करना है सब जिक्र है। तो उस स्पेस में यूज कर लो सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया, पेज नंबर 10, उस स्पेस में आप लिख रहे हो उसे। इनकम टैक्स सिंपली बहुत बड़ी दुनिया है, कभी कभी इंसान तो सिर्फ एक छोटे हिस्से में भी काम करता है। एनआरआई सिर्फ नॉन रेसिडेंट इंडिया वाले केसों को देखता है, सिर्फ कंपनी की बात करता है, सिर्फ इंडिविजुअल के केसेस को देखता है, क्योंकि है तो बहुत बड़ी दुनिया। अब चलो, टैक्स बड़ी दुनिया है मैंने कहा, ग्रेजुएशन के लेवल पे बहुत छोटा हिस्सा ही तुम्हें बताया जाता है, इन डिटेल तो नहीं, लेकिन अल्टीमेटली जितना बताएंगे वो बहुत बेसिक पार्ट तो है भी, और बहुत सारा काम कर ही सकते हो, अपने काम चलाओ, एक्सपर्ट नहीं तो फिर भी एक काम चलाओ तो टैक्सेशन ग्रेजुएशन में भी सीख सकते हो। प्रोफेशनल लाइफ में भले से लोग डिटेल सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टैक्स को लेके वन बाय वन अब चलो सीखना है, तो क्या सीखना। एनीवे, इनकम टैक्स दो वर्ड से बना है, इनकम टैक्स, एक इनकम और दूसरा व्हाट, सुनते ही हो, इनकम टैक्स देना पड़ता है। अब इनकम टैक्स के जो सेक्शंस हैं 1 से लेके बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब इनकम टैक्स हम लोगों को देना पड़ता है, गवर्नमेंट भी तुम्हें आके बोलती है कि भाई इस तरह कैलकुलेट करो, यानी कैलकुलेशंस को लेके बहुत सारे सिस्टम, अपना इनकम ये कैलकुलेट करो, ये प्रोविजंस का ध्यान रखो, सारा कुछ बता दी। तुम सुनता रहा, फिर गवर्नमेंट पूछी सारा कुछ कर दिया, बोला वो तो सब ठीक है, लेकिन इसमें कहां लिखा है कि हमको टैक्स देना है। हम सब कर लिया, बट अब इसको लिखा कहां है कि हमको आपको क्या करना है, टैक्स पे करना है, लॉ है, लिखना तो पड़ेगा। और यदि नहीं लिखा तो वही बोलते इसमें लिखा कहां कि मुझे देना है। हम मान लिए कि ये करना है वो करना है, सब समझ गए। तो किसी भी टैक्स का एक सेक्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं चार्जिंग सेक्शन। किसी भी टैक्स का एक चार्जिंग सेक्शन होता है, अलग अलग लॉ में उसे टैक्स में टैक्सेबल इवेंट या घटना बोलते हैं। तो वो कौन सी घटना है जिसके कारण देना पड़ता है, और वो सेक्शन यही है जो हम पे चार्ज करता है कि हमें क्या करना होगा, देना पड़ेगा किसी भी लॉ में या टैक्सेशन लॉ में। नहीं तो हम पहले ही बोल देंगे, हमको मान लेंगे, कहीं लिखा ही नहीं कि हमको देना। और इनकम टैक्स का जो चार्जिंग सेक्शन है इसके ठीक नीचे सेक्शन 4। सेक्शन 4 वो पार्ट है
जो हमारे ऊपर लायबिलिटी क्या करता है, क्रिएट कर देता है, हमें देना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा। सेक्शन 4 क्या है? As per section 4 the following are the basic principles in income tax और income। एक लाइन है, भले ही हम लोगों ने उसे 3 टुकड़े में तोड़ा है, और वो लाइन है इनकम टैक्स इज एन एनुअल टैक्स ऑन इनकम। प्रत्येक साल का कानून, ये नहीं कि सारा जीवन कमा के फिर लास्ट में देंगे, डिपार्टमेंट जब मांगने आए तो बोले रुकिए सर कमा तो लेने दीजिए, एक ही बार मरते वक्त दे जाइएगा, बोला ना, एवरी ईयर। दूसरा, चार्ज ऑन एवरी पर्सन, प्रत्येक लोगों के लिए, सभी का मतलब आगे है, बात करेंगे। एंड इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर is charged to tax in the immediately following year at the tax rate applicable for the assessment year। ठीक है, बहुत सारे वर्ड आपको समझ में नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीखोगे अभी। बट ये सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 इनकम टैक्स चार्ज ऑन एवरी पर्सन्स of the previous year in the immediately following year at the tax rate applicable to what assessment year। मतलब ये लायबिलिटी क्रिएट कर दिया कि प्रत्येक साल जो आप कमाते हो उस पे एक टैक्स रेट के हिसाब से आपको टैक्स क्या करना होगा, देना पड़ेगा। यानी सेक्शन 4 यदि नहीं रहता तो बाकी जितने भी सेक्शंस हैं कोई मतलब नहीं। बाकी एक तरह से बोलोगे तो जितने भी सेक्शंस हैं उनका कोई रेलेवेंस रह ही नहीं जाता, और यही कारण है कि सेक्शन 4 को वो बोलना पड़ा कि भाई जो कुछ भी इस लॉ में है उसको तुम्हें मानना पड़ेगा। क्लियर? तो सेक्शन 4 हमारे उस 280 के करीब सेक्शंस हैं, उनको एक तरह से क्या करना है, उसको बेकार कर देता है यदि वो सेक्शन 4 नहीं होता तो। 78 समथिंग लाइक सेक्शन वो नहीं होता तो सीधे सीधे बोल देते कहां लिखा ही है कि देना है। अब आ जाओ सेक्शन 4 में जो वर्ड थे उनका मतलब। सेक्शन 4 में जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका नीचे एक वर्ड डेफिनेशन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पर्सन। डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। क्लियर है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। अब इसका मतलब क्या है? इनकम टैक्स लॉ है, क्या डिफाइन करना पड़ा, पर्सन को। यदि ये नहीं डिफाइन होता ना तो डिपार्टमेंट वाला अपने गाय माता को भी पकड़ लेता, बोलता दूध देती हो, इनकम करती हो, टैक्स दो। फिर क्या करो, टैक्स दो, क्योंकि भाई दूध बेच के इनकम तो होता। तो पहले क्लियर कर भाई उस गौ माता से लेना भी है कि नहीं। तो फिर उसे क्लियर करना पड़ा कि पर्सन कौन, किससे मांगेंगे, जिससे किसे नहीं मांगना चालू कर देंगे। तो डिपार्टमेंट को पहले क्लियर करना पड़ा कि वो मांगेगा तो किससे मांगेगा। तो वो 7 पर्सन के तौर पे उसे पहले क्लासिफाई कर दिया। क्यों? क्योंकि पूरे लॉ में कभी-कभी वो वर्ड यूज है, ये सेक्शन इसके लिए एप्लीकेबल, ये सेक्शन इसके लिए एप्लीकेबल, ये सेक्शन इसके लिए एप्लीकेबल। तो पहली बात होती है भाई बता तो सही ये सब है कौन। तो पर्सन साहब पहला सीरियली यदि चला तो इंडिविजुअल, जैसे एक सिंपल भाषा में कह सकते हो नेचुरल पर्सन, 2 हाथ है 2 पांव है, दैट इज व्हाट नेचुरल पर्सन, उनको पकड़ लिया जाएगा। इनकम टैक्स से चार्ज ऑन व्हाट एवरी पर्सन, पर्सन फिर कौन, एक इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन। नेक्स्ट दूसरा, अब नेचुरल पर्संस के बाद जो भी है वो तो फिर एसोसिएशन हो गया या ऑर्गेनाइजेशन। नेचुरल पर्सन से हटके यदि बाकी कुछ भी है तो क्या है, एक एसोसिएशन या व्हाट ऑर्गेनाइजेशन। और गवर्नमेंट ऐसे तो एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन का इनकम भी अंत में तो जाता नेचुरल पर्सन के पास ही है, लेकिन गवर्नमेंट को लगता है
कि नेचुरल पर्सन के पास जाने से पहले ही उसे क्या करो, हिसाब किताब कर लो। तो फिर उस एसोसिएशन को भी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसे बाकी के 6 पार्ट में क्या की, क्लासिफाई की, जो वहाँ की संस्कृति के आधार पर हो सकता है, वहाँ के लॉ के आधार पर हो सकता है, वहाँ के कल्चर के आधार पर हो सकता है, वहाँ के लॉ के आधार पर हो सकता है। और इसी कारण एक तो हमारे कल्चर के कारण HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नाम से ही समझ में आ रहा है। कुछ एक काम ऐसे हैं कि गवर्नमेंट को दिखाना पड़ा, भाई हम तो इसी से लेंगे। मतलब मिस्टर एक्स का एक बिजनेस था, चला रहे थे, जब तक थे जीवित तब तक तो दे ही रहे थे। एक्स गुजर गए, बिजनेस तो है ही, बंटवारा नहीं हुआ, बंटवारा नहीं हुआ। अब जो उनके लड़के थे, सन, मिसेस जीवित हैं, वो क्या डॉटर, तो सब फैमिली मिलके उस बिजनेस को चला रहे होंगे। और अभी वो बंटवारा नहीं हुआ तो उस बिजनेस का और कोई मालिक तो नहीं। पर टैक्स तो गुजर गए। डिपार्टमेंट आया, बिजनेस से बोला भाई टैक्स दो, तो क्या बोले, वो ऊपर गए, आप भी जाइए लेके आइए। वो ऊपर गए, बिजनेस तो नहीं कहा, बस कभी बांटा ही नहीं, तो हम लोग कौन देगा। तो डिपार्टमेंट क्या बोला, ठीक है वो ऊपर चले गए ना, हम आप सब लोगों को ट्रीट करेंगे एज ए व्हाट, एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और मैं आपसे उस एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे क्या करूंगा, और कल कोई जन्म मिलेगा तो वो उसी भी HUF का पार्ट हो गया, उसका भी हिस्सा है। बाकी कैसे ट्रीटमेंट होगा नहीं होगा वो अलग बात है, बट उसका कैलकुलेशन, मतलब जो एक्स के गुजरने के बाद वो बिजनेस से बंटवारा नहीं हुआ, तो उस बिजनेस का इनकम का हिसाब किताब डिपार्टमेंट कैसे लेगा, किस तौर पे लेगा, और वो लिया जाएगा व्हाट, HUF। इसके नीचे जितने भी लोग हैं वो पार्ट ऑफ HUF, और वो कोई फोर्सफुली नहीं, ये नेचुरल पार्ट ही रहा। मतलब एक फैमिली में जो लोग उसके नीचे जन्म लिए जा रहे हैं वो सब उस फैमिली के क्या हो रहे हैं, पार्ट हुए हैं। नेक्स्ट, अब HUF को लेके जैसे हर एक वर्ड को लेके बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं। ये HUF इंडिया में 2 तरह का होता है, नाम भी अजीब अजीब, नेताक्षरा, दया भागा, किसी में वो हिंदू पार्टीशंस लॉ, बंटवारा कौन कराएगा नहीं कराएगा। फिर इनकम टैक्स का कहानी आ जाता है तो लोग बचने के लिए बहुत कुछ लगाना शुरू कर देते हैं। तो चलो HUF हो गया एक तरह से वो जॉइंट फैमिली, अनडिवाइडेड फैमिली। दूसरा के बाद तीसरा चला तो दैट इज कंपनी। अब कंपनी वर्ड आते ही जेएन में कौन सी वर्ड आ जाएगी, लिमिटेड। मतलब यदि लिमिटेड वर्ड होना तो चाहिए, क्योंकि कंपनी एक्ट में पढ़े लिमिटेड वर्ड का होना क्या है, जरूरी। लेकिन ये भी कंपनी एक्ट में पढ़े हो, सेक्शन 8 कंपनियों में लिमिटेड वर्ड नहीं भी होता है, बट कंपनी तो वो भी है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिमिटेड। सेक्शन 8 कंपनी लिमिटेड वर्ड नहीं है, फिर भी वो किस में चला जाएगा, इन जनरल तो कंपनी रहेगा कौन सा, जिसमें कौन सा वर्ड आएगा, वो प्राइवेट हो या सिर्फ लिमिटेड पब्लिक हो। बट बिना लिमिटेड वर्ड के भी कुछ को हम लोग डाल देंगे किसमें, कंपनी में, क्योंकि सेक्शन 8 बिना लिमिटेड वर्ड का भी कंपनी क्या करता है। या स्टैट्यूटरी कंपनी है बहुत सारी जिनमें लिमिटेड वर्ड नहीं है, LIC है, वहां तो लिमिटेड वर्ड नहीं है, तो उसका स्टेटस रहेगा क्या, कंपनी रहेगा, यानी उस पे कंपनी रिलेटेड सारे प्रोविजंस। इनकम टैक्स के जो सेक्शंस हैं उसमें कहानी यही है, ये कंपनी पे एप्लीकेबल है, ये कंपनी पे नहीं है। बहुत जगहों पे ये बातें हैं, तो जब बहुत जगहों पे बातें हैं तो क्लियर करो कि ये भाई है कौन, ठीक है। 3 चौथा फॉर्म मतलब पार्टनरशिप फॉर्म, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में फॉर्म के लिए उस फॉर्म का रजिस्टर्ड होना जरूरी, अनरजिस्टर्ड होने से वो फॉर्म के दायरे में
नहीं होगा। क्लियर? तो रजिस्टर्ड भी है एंड फर्म के मामले में एक और लॉ के तहत वो भी पार्टनरशिप फर्म में चला जाएगा, इंक्लूड्स एलएलपी। उसका भी टैक्सेशन होगा किस नाम से? फर्म के नाम से। अनरजिस्टर्ड जैसे पार्टनरशिप एक्ट पढ़े हो, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं, बट जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है वही फर्म में रहेगा। ऐसे तो लॉ की भाषा में एज सच पीएफएस की बात वो लोग करते हैं। 4 5वां एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पर्सन बड़ा है तो तुम भी जानते हो कि कभी इंडिविजुअल एक्स और ए लिमिटेड दोनों मिलकर भी तो कोई काम कर सकते हैं, और जब दोनों मिलकर काम कर लिए तो वो क्या हो जाएगा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। दूसरा एक्स और उसका बंधु जेड दोनों मिलके काम कर रहे हैं, दोनों नेचुरल पर्सन, बट दोनों कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बने तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। बट दोनों इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सभी लोग इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में कोई मतलब सारे इंडिविजुअल नहीं है, इसलिए दोनों को एक ही कैटेगरी में डाल भी दिया गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और व्हाट? बॉडी ऑफ। दूसरी भाषा में अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म जॉइंटली मिलके कोई काम करने गए, जॉइंट वेंचर में, को वेंचर बिना रजिस्ट्रेशन का, तो बंटने से पहले ही ऑर्गेनाइजेशन से ही डिपार्टमेंट चाहता है टैक्स क्या करें? ले ले। नेक्स्ट लोकल अथॉरिटी, लोकल नाम ही है, बाली म्युनिसिपैलिटी से पानी का टंकी मंगाते हो तो पैसा ले लेती है, कमाती है कुछ, रूम भाड़ा पे देती है, कभी कभी हमारे कचड़े को ले जाके बिजनेस भी करती है। लोकल एरिया में दिखा भाई, कचरा उठा के ले जाती है, उसको क्या करती है? प्रोसेस करके बेचना भी चालू कर देती है, बिजनेस कर रही है। तो ये जो लोग हैं ये भी कमा रहे हैं, गवर्नमेंट इनसे भी टैक्स लेना चाहती है, तो फिर उसे भी एक स्टेटस के अंदर डाल देती है, और वो स्टेटस क्या था? लोकल अथॉरिटी, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, दे ऑल अंडर द व्हाट? लोकल अथॉरिटी। ऑब्वियसली इनका सिर्फ बिजनेस इनकम ही टैक्सेबल होता है, और कोई चारों हेड्स का इनकम टैक्सेबल नहीं होता। 6 लास्टली एजेपी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जुडिशियल मतलब कोई ना कोई एक लीगल स्टेटस है, कोई ना कोई एक लीगल क्लब, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आखिर सब कहां जाएंगे? ऊपर के तो किसी नाम में जाते नहीं है ये, बट ये भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? स्ट्रक्चर है। तो फिर क्लब, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी छोड़ दो, तुम्हारा खुद का सीयू आखिर कहां जाएगा? क्योंकि सीयू बाकी नहीं है कुछ, ऊपर से एक लीगल स्टेटस तो है, दैट इज व्हाट? कैलकुलेट यूनिवर्सिटी भी किसमें चला जाएगा? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन।
तो 7 पर्सन्स, कभी कभी क्वेश्चन से आता है डिफाइन पर्सन, डिफाइन जितना लिखा उतना ही, पर्सन्स इंक्लूड्स, पर्सन्स इंक्लूड्स वर्ड भी अजीब है ये, बाकी यदि कुछ छूट भी गया तो वो भी आ जाएगा, बट ये साथ में करीब करीब वो लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कुछ छोड़े नहीं। अब पर्सन्स इंक्लूड्स, बस पर्सन इंक्लूड सेक्शन नाम, ज्यादा कुछ मत लिखना, ज्यादा लिखा तो तुमको भी मालूम है, समझ जाएगा बंदा पार्लियामेंट से भी बढ़ के, पार्लियामेंट इतना डिफाइन किया, ज्यादा कर रहा है और याद नहीं रहता है तो इसे एक शॉर्ट नाम से हम लोग भी पुकारते हैं। पहला नाम जैसे ले लेते हैं, इसका क्या ले लिया एल, इसका क्या ले लिया, इसका क्या ले लिया आई, इसका क्या ले लिया एफ, मतलब इसका पहले ले लिया एल, दूसरे वाले का क्या लिया आई एफ, फिर ले लिया इसका ए, फिर इसका व्हाट सी, फिर इसका व्हाट एच, फिर इसका व्हाट और क्या आया लिफाफा, लोकल अथॉरिटी, इंडिविजुअल, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी, एचयूएफ, एजेंसी, 7 अलग अलग नाम। मतलब अभी से उसका देख में जरूर दिया नहीं सर। So persons सेक्शन 4 में पढ़ा, एवरी पर्सन्स को देना पड़ेगा, तो डिफाइन करना पड़ा भाई पर्सन कौन, पर्सन कौन, यानी सभी लोगों को देना पड़ता है, सभी लोगों को देना पड़ता है, छोड़ा किसी को नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट का अपना डिपार्टमेंट छोड़ के। क्यों, कौन नहीं आया, कहाँ गए, कहीं चली गए, टैक्स लेकर कौन है, ये है कौन, देगा वही बोला कौन सा मतलब भाई, यानी गवर्नमेंट का अपना डिपार्टमेंट छोड़ करके बाकी सबसे ले लेती है, क्योंकि वहां तो वो खुद ही है, स्टैट्यूटरी कंपनी, आरबीआई, आईसीआई, भाई कमाए हो दो, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट छोड़ दो तो बाकी सबको क्या करना होगा, देना पड़ेगा, सभी को करना। नीचे एक बॉक्स है, बगल में स्टेटस लिखना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैट नहीं है तो प्रॉब्लम तो हो गई, मैट ले लोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन सा, लिखो बगल में बॉक्स में, फिर कंपनी, डीसीएम लिमिटेड कंपनी, नेक्स्ट लोकल अथॉरिटी, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नेक्स्ट एक बार लिमिटेड आ गया, कंपनी प्राइवेट हो या जो भी हो, नेक्स्ट लिमिटेड वर्ड है, लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड हो, टैक्स में पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड हो, नेक्स्ट एजेपी कोऑपरेटिव सोसाइटी, नेक्स्ट कंपनी, आराम से फॉर्म, कुछ नहीं बोले तो रजिस्टर्ड मान लोगे, कंपनी के लिए लिमिटेड होना जरूरी, खाली कंपनी वर्ड नहीं, तो एबीसी ग्रुप हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद एक्स वाई एंड कंपनी, फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई, फॉर्म 8 एचयूएफ जॉइंट फैमिली, 9 एओपी या दूसरी भाषा में बीओआई भी बोल सकते हो, डेट के वारिस, बिना
पार्टनरशिप में एंटर हुए काम कर रहे हैं। कभी कभार छोटा छोटा 1-2 नंबर का सवाल आता है, इस तरह से पहचानना पड़ता है वो किसका हिस्सा है। ओके, चलो पर्सन कौन है? भी तो इंडिविजुअल देते हो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं, हिसाब से तो फिर इंडिविजुअल हो, देते तो हो नहीं। तो इस इंडिया में जितने भी वो नेचुरल पर्सन्स हैं वो सब के सब क्या हो गए? इंडिविजुअल तो है, बट क्या हम सब लोग इनकम टैक्स देते हैं? ना। 100% की आबादी में 5 से 10% ही लोग क्या है, वो भी नहीं, 10 भी नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है कि भाई वो परसेंटेज बढ़े। तो फिर क्या पर्सन के तौर पे इंडिविजुअल हम सब है, हम सब है, लेकिन सब लोग टैक्स नहीं देते हैं। सब लोग टैक्स वो इंडिविजुअल में कुछ ही लोग क्या है, टैक्स पेयर है। तो जो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, हम सब है, आपको तो कभी वो कुछ बुलाया नहीं, लेकिन टैक्स पेयर तो जाते हैं ना। तो टैक्स पेयर पे जाने के बाद इनकम टैक्स क्या बोलेगा? यारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, तो अपने महबूब का कोई नाम तो देगा ना, और उसे नाम दे देता है व्हाट? एसएससी। तो एक तरह से कौन हो गया? हम सब इंडिविजुअल है, हम सब पर्सन है, लेकिन जो लोग गवर्नमेंट को इनकम टैक्स के नाम पे क्या कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, जिनसे उसका एक रिश्ता है, उस रिश्ते के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे कहता है कि ये मेरा कौन है? एसएससी। ये मेरा एसएससी है। तो नथिंग, एसएससी का एक डेफिनेशन है अपने आप में उसी तरह। पेज नंबर 11 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, SSC means a person by whom tax or any other sum of money is payable under this act। इस लॉ के तहत यदि कोई भी अमाउंट उसे देना पड़ा तो नेचुरल एक रिश्ता बन गया। आपको तो नहीं देना है ना, और एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर जिनका इनकम नहीं है उनको तो टैक्स नहीं देना है। एक लिमिट के ऊपर यदि आपका गया इनकम तभी आपको टैक्स देना है। एंड देयरफॉर जो लोग टैक्स देना एनी सम ऑफ मनी व्हाट पेबल अंडर दिस एक्ट। इट आल्सो इंक्लूड्स, अब कुछ लोगों को पैसा नहीं देना है फिर भी डिपार्टमेंट प्यार से बोलता है ये मेरा एसएससी है, ये मेरा, लेकिन प्यार से भी किसी सेक्शन के तहत बोलना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि तुमको आके बोले भाई तू मेरा एसएससी है, मतलब तुम क्या बोला मेरे एसएससी, कौन सा सेक्शन है पता तो सही भाई पहले। तो देखो कौन कौन से केसेस में बोल सकता है, एवरी इन रेस्पेक्ट ऑफ whom any proceeding under this act has been taken for the assessment of income or a fringe benefit of the income of any other persons in respect of whom he is assessable, such as a legal heir or loss sustained by him or refund due to him with respect to such other person। अब पढ़ने के बाद भी लगा बहुत भारी भरकम वर्ड है, नेचुरल एक एक हिस्से को समझना बहुत मुश्किल की कहानी हो जाती है। हम लोग याद कर लिया अलग बात है, बस कहानी ये है कि उस पॉइंट नंबर ए में जो घुमा फिरा के एक वर्ड था कि मिस्टर ए का इनकम भले ही कम है, साल में लाख रुपए ही कमाता हूं, चलो एसएससी नहीं, लेकिन मिस्टर ए का लड़का मास्टर ए 10 लाख कमाता है। डांस इंडिया डांस में जीत गया है, सिंगिंग टूर्नामेंट क्या किया। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माइनर है, मतलब उसका इनकम बहुत सारा है, कारण कुछ भी हो,
कारण क्या है? कुछ भी हो, बट डिपार्टमेंट उसको पकड़ नहीं सकता। कॉन्ट्रैक्ट है तो डिपार्टमेंट उसके फादर को बोलता है, भाई इसके बिहाफ में तू एसएससी है, इसके बिहाफ में क्या है, मतलब दूसरे के बिहाफ में उसको पकड़ के क्या किया गया, या तो उससे टैक्स लेना है या उसको कुछ देना भी है, तो मतलब टैक्स लेना और रिफंड क्या देना। कभी कभी इनकम छोड़ दो, कुछ साल पहले एक टैक्स था, इनकम 0 है या 2 लाख, बट खर्चा कर दिए 10 लाख। कहां से किए बात की बात है, बट खर्चा तुमने क्या किया? गवर्नमेंट बोलती है खर्चा बहुत कर दिया टैक्स पे, मतलब कुछ खर्चे पे वो तुमसे क्या करती थी, और जो कुछ खर्चे पे टैक्स लेती थी उसका नाम ही था उस समय, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। हटा दिया गया तो हम लोग बहुत सारा बददुआ दे रहे हैं, सर गलती है, ये गलत है। तो फ्रिंज बेनिफिट जो वर्ड है आज की तारीख में एप्लीकेबल नहीं है, पहले था, ये समय के आधार पर लाया गया था, बट डेफिनेशन से अभी भी उड़ाया नहीं गया। तो पहला पॉइंट वही था, एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom any proceeding under this act has been taken, क्या था, ऑफ एनी अदर पर्सन, दूसरे आदमी के लिए भी, दूसरे आदमी के लिए भी उसको एसएससी क्या किया गया, मतलब मास्टर ए उसके बच्चे के लिए एसएससी किसको बनना पड़ा, मिस्टर ए को। बी एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी। अब कभी कभी लॉ बहुत अजीब तरीके से लिखा जाता है, क्या लिखा, हम मान लिया कि तुम एसएससी, बोला भाई मान लेने से ही हो जाएगा, बोला हाँ मान लिया, डीम्ड टू बी एन एसएससी या एसएससी इन डिफॉल्ट, मतलब उसे लगा कि ये पकड़ना है इसको, कुछ गलती करता है, भले इसको टैक्स देना होना नहीं है, किसी दूसरे आदमी के लिए लायबल भी नहीं है, तो भी एंड व्हाट क्या है, एवरी पर्सन इज डूम्ड टू बी एन एसएससी अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। बहुत सारे प्रोविजन, इनकम टैक्स देना छोड़ दो, पैन कार्ड लेना जरूरी होगा, भले ही आपका इनकम 0, भले ही आपका इनकम 0, और उस सेक्शन में तुमको एसएससी मतलब ड्यूटी दे दिया गया तो तुम उसके लिए फिर क्या हो गया, एसएससी हो गया। एंड एवरी पर्सन हु इज डूम्ड टू बी एन एसएससी इन व्हाट, डिफॉल्ट, किसी भी सेक्शन को तुम तोड़े हो तो तुम्हें एसएससी क्या है, मान लिया जाएगा। चलो, एसएससी वर्ड का सिंपल सा मतलब है जिसे टैक्स देना है, बट कुछ केसेस में नहीं भी देना है तो भी हम लोग उसे क्या बोल लेते हैं, एसएससी। तो 2 वर्ड, पर्सन सभी हो गए, पर्सन सभी हो गए, लेकिन एसएससी कौन हो गया, टैक्स पेयर इन जनरल, बाकी तो है। अब कभी कभी मान लो डिपार्टमेंट तुमको चिट्ठी देके बुलाए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कल एक चिट्ठी आ गया, चिट्ठी ऊपर लिखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम, और आपका मिस्टर एक्स आपको बुलाया गया है 10 बजे 25 जून को आपको हाजिरी देनी है। चिट्ठी आया, मिस्टर एक्स पहले तो टेंशन में आ गया, क्या चिट्ठी खोले, चिट्ठी खोलने के बाद फाड़ दिया, डिपार्टमेंट बोला इतना ही मत फाड़ दिया तुम आया क्यों नहीं, तो बोला चिट्ठी खोले तो थे, लेकिन हमको आपने बोला नहीं कि किस सेक्शन के तहत हमको बुलाया है, किस, बोला नहीं मैं ऐसे ही बोला, बोला हम ऐसे आप बुलाने का होते हमारी मतलब नहीं है, आप पहले मुझे बताओ तो सही कि कौन सा सेक्शन, फिर तो हमको कोई भी बुला लेगा, हमको फिर कहीं भी जाना पड़ जाएगा, फिर तो हमको कोई भी बुला लेगा, कहीं भी हमको जाना, आप मेरे को बोलो कि कौन से सेक्शन के तहत मुझे क्या करना है,
यानी डिपार्टमेंट के HND का कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि वो उसमें किसी सेक्शन का जिक्र न करे। उसे जिक्र करना पड़ेगा, अदरवाइज आप SSC नहीं हो। क्लियर? सो दिस इज पर्सन एंड SSC की कहानी। अब चलते हैं उसी सेक्शन 4 में 2 वर्ड और थे। प्रीवियस ईयर एंड व्हाट असेसमेंट ईयर। इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर में, हर एक जगह बार बार इस वर्ड को लेके बात करेंगे हम लोग। तो प्रीवियस ईयर और व्हाट असेसमेंट ईयर। आज कितनी तारीख? 23 क्या? उसके बाद वो कब बोलेगा? 23 जून 2020 आज की तारीख है। आज की इस तारीख में जो इनकम इंसान अर्न करता है, ये तो एवरी मोमेंट होगा, हर एक क्षण, एवरी इनकम तो हर एक मोमेंट होगा भाई। 10 रुपए का गुटखा बेचा, 2 रुपए कमा लिया जो भी, तो वो बेचारा इनकम एवरी मोमेंट कर रहा है। डिपार्टमेंट उससे टैक्स कब ले, क्योंकि कमा तो सब समय रहा, तब तो डिपार्टमेंट को खड़ा होना पड़ता, कमा लिया दे दे, कमा लिया दे दे, फिर तो मुश्किल हो जाता भाई। कोई ना कोई सिस्टम तो करना पड़ेगा उसे। अब डिपार्टमेंट को लगा क्या कि भाई ठीक है 23 जून आज तारीख है, और हिसाब से सरकार भी अपने हिसाब किताब का किया रहती है, तो 23 जून 2020 गवर्नमेंट जो हिसाब किताब एक रखती है, उस ईयर को आप क्या कहते हो? फाइनेंशियल ईयर कहते हो ना? कहां से स्टार्ट होता है? ये भी नहीं मालूम। फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो इस ईयर के हिसाब से ये कब से स्टार्ट हुआ? ये ईयर कब से स्टार्ट हुआ है? 1/4/2020 से चालू हो चुका है। 2.5 महीने बीत चुके हैं करीब करीब। 2.5 महीने में कुछ तो कमाए होंगे, बट सरकार के हाथ से इसका हिसाब लेगी अभी। तो जब तक ईयर खत्म नहीं होगा कहां से लेंगे? तो ये तो यहाँ से चालू हो गया और चलेगा कब तक? 31 मार्च 2021। तो इसका यदि हम आपसे हिसाब किताब भी करें तो ये पॉसिबल कब है? ये डेट बीतने के बाद। तो आज की तारीख में भी हमको इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो कहां इस ईयर का दे रहे हैं? कौन से ईयर का दे रहे हैं? तभी तो नाम पड़ा, तभी तो उसका नामकरण भी वही रहा। आज आप यदि किसी भी हिसाब किताब या ये टैक्स दे रहे हो, तो आज की तारीख में कभी भी, आज हो 10 दिन बाद हो या कभी भी, ठीक उसके पिछले साल का हिसाब दोगे ना। तो आपको जो टैक्स देना होगा या हिसाब किताब करना होगा वो ठीक इसके पीछे का। तो ये तो तुम्हारा करंट ईयर चल रहा है, ये तुम्हारा क्या चल रहा है? करंट ईयर। तो पिछला ईयर कौन सा? 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 20, मतलब इन शॉर्ट क्या 2019-20, बट आज की तारीख में ये कौन सा ईयर है? पिछला साल। तो हम लोग जो कुछ भी इनकम टैक्स को हिसाब किताब देंगे वो कौन से ईयर का? प्रीवियस ईयर का ही देंगे। नामकरण कुछ ऐसा। इस ईयर का जब खत्म हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो फिर ये ईयर भी क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर हो जाएगा। ओके, तो प्रीवियस ईयर दैट इज व्हाट? 2019-20। अब बात है कि 1920 के बाद पहले 18-19 भी तो बीता है।
प्रीवियस ईयर था, बट वो पिछले साल। तो इस तरह से तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर बीते हैं, और ये लॉ हमेशा बार बार चेंज होता है। तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सिरदर्द, हमको कौन सा ईयर का लॉ पढ़ना है, क्योंकि हर एक साल का कैलकुलेशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब आएंगे, उसके पहले एक और टर्म्स पहले क्लियर कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर, जो ईयर आपका बीत चुका, तो आज यदि आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो कौन से ईयर का करोगे, इस ईयर का ही करोगे। इस ईयर का तो इनकम हम नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट होगा। तो ऐसा बात है कि 19-20 का इनकम हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कौन से ईयर बीतेंगे, वो ईयर बीतने के बाद ही करेंगे ना, वो ईयर बीतने के बाद करेंगे। और वो कौन से ईयर में करेंगे, 2021 में, नेक्स्ट ईयर में ही करेंगे। तो ध्यान रखना, ईयर बीता है, कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैलकुलेशन करना मतलब एक तरह से क्या करना, डिसाइड करना। कैलकुलेशन करना मतलब व्हाट, डिसाइड करना। और ये डिसाइड ये बीतने के बाद होगा, और ये बीतना मतलब ही क्या चालू हो गया, एक नया ईयर चालू हो गया। ये बीतना मतलब ही एक नया ईयर। तो पिछले साल जो बीता उसका इनकम का डिसीजन नेक्स्ट ईयर ही होगा, यानी दिस ईयर एक तरह से डिसाइड करना। इंग्लिश की भाषा में डिसाइड करने को कहते हैं व्हाट, एसेस। एसेस, और डिसाइड करने की इसी भाषा के कारण इस ईयर को बोल दिया जाता है व्हाट, असेसमेंट ईयर। तो जब कभी भी कैलकुलेशन की बात आएगी, दोनों शब्दों का जिक्र जरूर होगा, दोनों शब्दों का जिक्र जरूर होगा कि 19-20 का कैलकुलेशन 20-21 में होता है। 19-20 का कैलकुलेशन 20-21 में होता है। तो भाषा देखो, वो सेक्शन 4 वाला चार्जिंग सेक्शन क्या था, सेक्शन 4 वाला चार्जिंग सेक्शन का तीसरा पॉइंट क्या था पीछे, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज चार्ज टू टैक्स इमीडिएटली फॉलोइंग द ईयर। इमीडिएटली 19-20 के ठीक इमीडिएटली फॉलोइंग क्या हो गया, बेसिक किस, एट द टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर द असेसमेंट ईयर। भाषा वही। तो सेक्शन 4 4 वर्ड को लेके 5, उसमें एक वर्ड है इनकम का डेफिनेशन, बाद में आएंगे। पर्सन को एवरी ईयर प्रीवियस ईयर का इनकम से इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर पे टैक्स देना पड़ेगा। ये सेक्शन हमारे पे जिम्मेदारी क्रिएट कर दिया, अब देना पड़ेगा मुझे, अब मुझे देना पड़ेगा। अब चलो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की कहानी में, तो एक चीज जान लो, हम यदि बोले कि असेसमेंट ईयर 2020-21 का कैलकुलेशन करो, हम आपको बोले कि असेसमेंट ईयर 2020-21 का कैलकुलेशन करो, तो क्या करोगे आप, ठीक पिछला असेसमेंट ईयर तो ये है ना, तो आपको कैलकुलेट करना होगा किस ईयर का इनकम, जो 19-20 में कमाए हो उसका। क्लियर? तो क्वेश्चन सभी प्रैक्टिकल में ऐसी ही भाषा होगी। कंप्यूट इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर व्हाट 2021, कैलकुलेट क्या करोगे, इसका मतलब सबसे पहले वो जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे या सारे सोर्स, वो क्या होने चाहिए, अपडेटेड। अपडेटेड मतलब यदि तुम इस ईयर का कैलकुलेशन कर रहे हो तो इसी ईयर से रिलेटेड वो सारे प्रोविजंस क्या होने चाहिए। इसीलिए किसी भी टैक्स के बुक में सबसे पहले आपको देख लेना है कि भाई
नहीं तो कोई एक दो किताब मत ले लेना, बोला सर हमको पूरा लॉ पड़ेगा, बट पढ़ा कौन सा ईयर का 17-18, क्या काम आएगा भाई? कोई काम ही नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि बहुत कुछ बदल चुका है। इसलिए टैक्स का बुक पढ़ने से पहले आपको देख लेना है कि आप जिस ईयर का कैलकुलेशन करने वाले हो क्या उसी ईयर से वो कनेक्टेड है या नहीं है, क्योंकि टैक्स का बुक है, एक साल के बाद वो कोई काम का नहीं था, कोई काम का, खासकर जो नए पुराने लोग तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत प्रोविजंस को देखते कि नया जो बदला खाली वही खरीद लो, पुराने वाले से मिला देंगे, बट आप लोगों को उस पे कंट्रोल तो हो नहीं सकता, इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसलिए अपना जो भी कुछ सेक्शन है वो रिलेटेड टू व्हाट असेसमेंट ईयर 2020-21, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, दूसरा होगा ही नहीं, दूसरा होगा ही। आगे बढ़े, थोड़ा बहुत फिर से प्रीवियस ईयर के डेफिनेशन पे चलते हैं, कुछ और भी देखना है हम लोगों को, क्या है? इट मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इनकम इज अर्न, सीधा सा बात है, जिस ईयर में आपने इनकम क्या किया, अर्न किया। However, in case of a business or a profession newly set up or a source of income newly come into existence into the said financial year, the previous year shall be the period beginning with the day of setting of the business or profession or the date on which the source of income newly comes into existence and ending with the what said financial year। अब यहाँ पे कुछ एक नया कुछ वर्ड है, आऊंगा उसमें, पहले उसे भी देख लो। Assessment year, it defines the assessment year as the period of 12 months commencing from the first day of every year, April, and thus for the assessment year 2020-21, the period begins on, गलती है ना, गलती है ना, क्या होगा 1/4/2020, मिसप्रिंटिंग है, ठीक कर लो। For the assessment year, the period begins on 1/4/2020 and ends on what? 2021. And assessment under the income tax are made for the what? Particular assessment year, but such assessment are made in respect of the total income of the what? Previous year. तो यहाँ पे कुछ चीजों की कहानी आ रही कि जो प्रीवियस ईयर है, वो जो उसमें वर्ड था कि प्रीवियस ईयर भी दो तरह का हो गया, जैसे कि इसके पहले एक और पाठ हम लोग लिख ले, जैसे अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि आज हमारी तारीख क्या 23/6/2020, 23/6/2020, ये हमारा एक तरह से डेट किस ईयर का हिस्सा 1/4/20 से 31/3/21, ठीक है। अब ये जो मेरा आज का तारीख है, इसमें हम लोग इनकम जो अर्न कर रहे हैं वो तो नेक्स्ट ईयर जाएगा, बट इसमें यदि हम कुछ कैलकुलेशन करने वाले हैं तो वो पिछले साल का, तो जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं जिसके कारण इसका नाम दे दिया व्हाट असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर 2020-21 जिस हम लोग जो सीख रहे हैं एक तरह से असेसमेंट ही कर रहे हैं, और इसमें कैलकुलेशन होगा यदि तो प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का। अभी जो प्रीवियस ईयर है ना, इसको यदि हम 2019-20 बोलेंगे तो नॉर्मली ये क्या समझ लिया जाएगा,
ये समझ लिया जाएगा 1419 से 31 वॉट 20 ना, बट ये समझना एक्चुअली थोड़ा सा क्या है, गलत हो जाता है। 1920 ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड था, एक न्यूली सेटअप बिजनेस, कौन सा वर्ड है? न्यूली सेटअप बिजनेस में वो वर्ड थोड़ा सा सही नहीं, न्यूली सेटअप या न्यू सोर्स ऑफ इनकम। तो एक जो इस साल हमने सेटअप किया, लेकिन इस साल मतलब कब? 19-20 में, और एक होगा जो मेरा पहले से क्या हो रहा है, चला है, तो उसको क्या बोलोगे? एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो एग्जिस्टिंग तो पहले से ही चला रहा है, तो वो 1/4/19 को भी था ना, वो क्या था? 1/4/19 को भी था। उसके लिए आप आराम से वर्ड यूज कर लो, व्हाट? 1/4/19 से 31 व्हाट 2020, कोई दिक्कत नहीं, बट न्यूली सेटअप में ये सही नहीं। मान लो आपने एक बिजनेस सेटअप किया एज ऑन 20 मई 2019, 20 मई व्हाट? अब मान लो मेरी कंपनी ज्ञानालय एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई कब? 20 मई 2019, तो वो 19-20 में क्या हुई थी? न्यूली सेटअप। वो पहले से तो नहीं थी, प्रोप्राइटरशिप थी, बट कंपनी का भी एग्जिस्टेंस नहीं। 20 मई 2019 को, तो ये 20 मई 2019 को ज्ञानार्जन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का क्या हुआ? इनकॉर्पोरेशन हुआ। तो 19-20 में एक तरह से ये क्या रहा? न्यूली सेटअप रहा ना। 19-20 में क्या रहा? ये पहले से तो कंपनी के तौर पे नहीं था, तो उसके लिए क्या प्रीवियस ईयर इस दिन से चालू हुआ? उसके लिए प्रीवियस ईयर कहां से चालू हुआ? जिस दिन से सेटअप हुआ वहां से हुआ ना, और इसीलिए उसका प्रीवियस ईयर बोला जाएगा कब से? 20 मई 2019 से व्हाट? उसके लिए ये वर्ड सही नहीं। क्लियर है? तो वो लाइन का फीलिंग क्या था? इट मींस द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इनकम इज अर्न। एक सिंपल भाषा में वो ईयर जिस साल में हमने इनकम क्या करते हैं? अर्न करते हैं। लेकिन however in case of a business and a profession newly set up or a source of income newly come into what? Existence in the said financial year, the previous year shall be the period beginning with the date of setting of the business or profession or the date which the source of newly come into what? जिस दिन से मेरा वो सोर्स ऑफ इनकम कम्स इनटू क्या है? एग्जिस्टेंस हुआ, और खत्म कहाँ? ऑब्वियसली लास्ट में। तो ब्लाइंडली 19-20 बोलने से तो 1/4/19 से भी समझ जाएगा इंसान, बट न्यूली सेटअप में तुमको हमेशा बोलना पड़ेगा क्या? तो उस स्पेस में थोड़ा लिखोगे तो क्या? इलस्ट्रेशन 2 छोटे छोटे सॉल्यूशन से खत्म करो। इलस्ट्रेशन, व्हाट इज द प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर एज ऑन टुडे? एज ऑन टुडे, आज की तारीख में कौन है असेसमेंट? क्या तारीख आज हम लोग कौन से है? 23 है ना। तो आज की तारीख में मेरा असेसमेंट ईयर क्या हो गया? जो ईयर होगा उसी, जो डेट होगा उसी का ईयर हो जाएगा, यानी वो 2021, और प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा?
19-20 ठीक है। Illustration 1, illustration 2, क्या पूछा है? असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा, ये पूछा ना। तो बोलोगे इतना काहे को, सिंपल जवाब है। 2021 के लिए 2019-20 होगा, इतना काहे को सोचना। इतना देर में हम क्या सरकार रहती है, सही नहीं है। न्यूली सेटअप का ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर न्यूली सेटअप कब हुआ, डेट 3 मार्च 2019 कौन से ईयर में पड़ा, कौन से ईयर में पड़ा, कौन से ईयर में पड़ा, कौन से ईयर में पड़ा। 1/4/18 से लेके 31/3/19। इस असेसमेंट ईयर का प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, 19-20। तो 19-20 में क्या ये एग्जिस्टिंग था या न्यूली सेटअप था, कौन सा था? एग्जिस्टिंग बिजनेस है ना। 31 मार्च 19 को तो खत्म हो गया। 18-19 में तो न्यूली था, 19-20 में तो न्यूली था ही नहीं। 19-20 में क्या है, एग्जिस्टिंग है ना। तो उस केस में तो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 1/4/19 से लेके व्हाट 31/3/2000 व्हाट 20, क्योंकि वो 19-20 का न्यूली सेटअप नहीं है। वो न्यूली सेटअप कब का है, 18-19 का। 18-19 में वो डेट हो जाता है कहां से, 3 मार्च 19 से लेके, क्लियर। तो आप जब प्रीवियस ईयर की बात करो तो पूरे रेस्पेक्ट में, ओके, न्यूली सेटअप हुआ है वो 18-19 और वो एग्जिस्टिंग रहा 19-20 के लिए। और एग्जिस्टिंग के लिए हमेशा प्रीवियस ईयर कहां से चालू, इसके बाद ही है ना, ठीक है। तो लिखने को इन शॉर्ट आप बोल सकते हो 19-20 केस, लेकिन डेट के साथ बोलो, ओके। नंबर सी, न्यूली सेटअप कब हुआ, 10 अप्रैल। कौन से ईयर में हुआ ये, 19-20 में ना, कौन से ईयर में हुआ। तो ये तो इस साल के लिए न्यूली सेटअप हुआ। तो फिर इस केस में प्रीवियस ईयर कहां से चालू हो जाएगा, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। तो इस केस में न्यूली सेटअप क्या होगा, 1/4/2019 नहीं हो सकता, क्योंकि उस दिन तो बिजनेस है ही नहीं, आया ही कब है, वहां से चालू होगा ना, हो गया। सम नंबर 4, फर्स्ट नोट्स इस प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के कंसेप्ट को दूर करने का, कंफ्यूजन को, कंसेप्ट को क्लियर करने का, कंफ्यूजन को दूर करने का पार्ट
The income of X comprises of only property income till March 10, 2019. On March 10, 2019, he starts a new business of computer hardware. From the data given below, find out the taxable income of X for the assessment year 2018-19 to 2021. Property income 1,42,000 every year. Business income 1,69,000 from March 10, 2019 to 31st March 2020, out of which 10,000 is for the period ending 31st March 2019. ऐसे तो रियल लाइफ में आपसे सिर्फ एक वर्ष का इनकम पूछा जाएगा, बट मैं यहाँ सिर्फ प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को क्लियर करने के लिए आपसे कहां से कहां तक का ईयर पूछा है, इनकम सॉरी कहां से कहां तक का इनकम पूछा है। 2018-19 असेसमेंट ईयर से लेकर 2020-21, तो बीच में तो और एक ईयर गया 1920 भी गया ना 3 साल का। और किसी भी प्रीवियस असेसमेंट ईयर में इनकम हम लोग कौन सा ईयर का देखते हैं, उसके प्रीवियस ईयर का, यानी कैलकुलेशन इस ईयर का पूछा गया है, बट इनकम देखेंगे हम कौन से ईयर का, एक साल पीछे का, यानी 17-18, 18-19 और व्हाट क्लियर है। तो मुझे ये 3 वर्षों का इनकम अलग अलग हिसाब करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स अलग अलग ईयर का हिसाब करता है। अब इनकम का थोड़ा सा डिटेल देखो, कौन सा इनकम है, एक प्रॉपर्टी इनकम, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर रहे थे क्लास 4 का। प्रॉपर्टी इनकम 1,42,000 क्या है एवरी ईयर, क्लियर है। पहले देख लो। दूसरा बिजनेस इनकम चालू किया कब से, खाली आधा अधूरा बोलता है 2019, मतलब ये जब 31 प्रीवियस ईयर जब हम 17-18 लिखा तो ये लास्ट डेट खत्म कब होगा, 31/3/18 ना। तो क्या 31/3/18 को बिजनेस इनकम है, चालू कब से हुआ 2019, 18 को तो नहीं था ना, तो इस ईयर में तो इनकम है ही नहीं, इसके लिए तो इनकम ये ईयर खत्म कब हो रहा है 31 मार्च 19, और ये ईयर खत्म कब हो रहा है 31 मार्च, मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट किया 10 मार्च 2019 को, उस दिन से लेके इनकम दिया 31 मार्च 2020 तक का, ये तो। और इनकम जो टोटल है वो है कितना 1 लाख। अब तुम्हें भी मालूम है ये तो 2 वर्ष का इनकम क्या है, क्योंकि यहां से जो चालू हुआ कट होगा कब 31 मार्च 19 को कट होगा ना, तब तो वहां से दूसरा चालू होगा। इनकम कहां से कहां तक दिया 10 मार्च 2019 से लेके कब तक 31 मार्च 2020 तक, लेकिन हमें तो यहाँ पे इनकम लिखना है कहां तक 31 मार्च 2020 तक ही तो 169 तो यहां से यहां तक है, तो यहां तक कितना है सर बोला है 31 मार्च 19 तक 10 ही है, तो 169 से 10 जब इधर चला आया तो इधर कितना बचेगा
क्लियर? तो इसमें कितना दिखाएंगे? इसमें कितना दिखाएंगे? मतलब इनकम टैक्स का डिटेल की कहानी में ये होगा कि आप इस साल 142 कमाए थे, इस साल 152 कमाए थे और इस साल 3,01,000 कमाए थे। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर उसे कट ऑफ करना पड़ेगा। क्लियर है कुछ? तो आज के लिए इतना ही रहने दो, एक टुकड़ा खत्म करें। नहीं, होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 1, 2